चैप्टर 31। अविरा भागते हुए रूम में आई और दरवाजा बंद कर उससे पीठ टीका खड़ी हो गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और चेहरे पर बेशुमार दर्द नजर आ रहा था। देखते ही देखते उसकी आंख से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। उसकी धुंधली नजरें फर्श पर टिकी हुई थी। लेकिन तभी अचानक उसने नजरें उठा पूरे रूम को देखा और देखते ही वो एकदम से हैरान रह गई। अचानक ही उसकी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी फास्ट दौड़ने लगी और सांसें गहरी हो गई। उसने कस के अपने लहंगे को मुट्ठियों में भर लिया। वो चुपचाप सामने देख रही थी जहां बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी और बीच में पंखुड़ियों से बेहद खूबसूरत हार्ट बनाया हुआ था। टेबल पर मोमबत्तियां जल रही थी जिनकी लो की रोशनी में पूरा कमरा पीले रंग में जगमगा रहा था। साइड में एक ट्रे रखी थी जिसमें 2 ग्लास थे, एक में दूध और दूसरे में महंगी वाइन। हवा हल्की हल्की पर्दों को हिला रही थी और कमरे में फैली गुलाब की भीनी खुशबू माहौल को और इंटेंस एंड रोमांटिक बना रही थी। अविरा गहरी सांसें लेते हुए अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर तूफान उठ रहा था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कोई पास खड़ा सुन सकता है। उसकी मुट्ठियां और कस गईं, इतनी कि लहंगे का कपड़ा उसकी उंगलियों में चुभने लगा था। पूरे रूम को बेहद खूबसूरती से फर्स्ट नाइट के लिए डेकोरेट किया हुआ था। अविरा ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद में कहा, ये सब क्या है? मैंने पहले ही सब क्लियर कर दिया था, फिर इस रूम को इस तरह डेकोर क्यों किया है? जैसे कुछ होने वाला हो। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, जैसे सच में मेरी आज फर्स्ट नाइट होंगी? बिल्कुल भी नहीं, मेरा और यूवी का रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बोलकर उसने एक नज़र भर के पूरे रूम को देखा और फिर सीधा वॉशरूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ कॉटेज के अंदर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन यक्षित के भीतर धधकती आग सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। तभी अचानक उस पूरी जगह किसी की दर्द भरी चीख गूंज उठी, जो कॉटेज से बाहर तक सुनाई दे गई, जिसे सुनकर 12 खड़े गार्ड्स ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। अंदर फर्श पर पड़ा सर्वेंट दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा लहूलुहान था, होंठ कट चुके थे और एक आंख पहले ही सूज चुकी थी। वो अपनी धुंधली नजरों से चुपचाप अपने सामने खड़े यक्षित को देख रहा था, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी और माथे पर बाल बिखरे हुए थे। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिनसे उसकी मस्कुलर चेस्ट झांकते हुए दिखाई दे रही थी। उसने स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था, जिस वजह से उसके हाथों की मसल्स उभर कर दिख रही थी। इस लुक में वो बेहद हैंडसम एंड डेंजर लग रहा था। तभी यक्षित घुटनों के बल बैठा और सर्वेंट के बालों को मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए उसे ऊपर खींचते हुए दांत पीसकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, जो तू मेरी वाइल्ड कैट को अपनी गंदी नजरों से देखे। बोलते हुए उसकी आवाज में ऐसा पागलपन था जो किसी की भी रूह कंपा दे। सर्वेंट की सांसें उखड़ने लगी थी। वो कांपते हुए हाथ जोड़ने की कोशिश करने लगा और रुंधे गले से बोला, साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। ये सुनकर यक्षित हल्का सा हंसा और फिर सीरियस आवाज में बोला, गलती? बोलकर वो फिर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में कोई इंसानियत नहीं थी। उसने पास में टेबल पर रखी एक शराब की बोतल को हाथ में उठाया और उसे एकदम से सर्वेंट के सर पर दे मारी। अगले ही पल सर्वेंट की दर्द भरी चीख उस पूरे कमरे में गूंज गई। उसने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और दर्द में तड़पते हुए मुंह खोलकर चीखने लगा। उसके सर से खून बहते हुए पूरे चेहरे पर लग गया और कुछ कांच के टुकड़े अभी भी उसके सर में चुभे हुए थे। उसकी हालत देखकर यक्षित के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसकी वो स्माइल बेहद अजीब थी, बिल्कुल सनक
पागलपन से भरी जो बीतते वक्त के साथ किसी भी हद तक जा सकती थी। यक्षित के हाथ में टूटी हुई बोतल का एक टुकड़ा अभी भी था। तभी यक्षित ने टूटे हुए कांच के नुकीले टुकड़े को सर्वेंट की आंखों के करीब लाते हुए सन की आवाज में कहा, इन्हीं आंखों की गंदी नजरों से देखा था ना तूने मेरी वाइल्ड कैट को। बोलकर उसने एकदम से कांच के टुकड़े को उसकी आंख में धंसा दिया। खून की एक तेज पिचकारी यक्षित के चेहरे पर आ गिरी और नौकर की चीखें गले में ही घुट रह गई। अब देख, ये आंखें कैसे देखती हैं, बोलकर यक्षित ने कांच का टुकड़ा झटके से उसकी आंख से बाहर निकाल उसकी दाईं आंख में धंसा दिया। नौकर की चीख पूरे कॉटेज में गूंज उठी। वो बेतहाशा दर्द में छटपटाने लगा, लेकिन यक्षित के हाथों में अजीब सी ताकत थी। वो बिना पलक झपकाए देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, उसकी वाइल्ड कैट पर गंदी नजर डालने वाले को सजा देना। तभी यक्षित ने कांच को और अंदर धंसाते हुए उसकी दूसरी आंख की ओर देखा, जो खौफ से चौड़ी हो गई थी और पूरी खून से सन चुकी थी। तभी यक्षित ने झटके से कांच को बाहर निकाला और इसी के साथ सर्वेंट फर्श पर गिर गया। वो अपनी दोनों आंखों पर हाथ रखे बुरी तरह दर्द में झटपटा रहा था। उसके अंदर अब चीखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। यक्षित ने कुछ पल सर्वेंट को देखा और फिर खड़ा होकर अपनी हथेली से चेहरा साफ किया। उसकी पूरी हथेली पर खून लग गया था और उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट खिल गई। उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि जब उसका पागलपन हाई लेवल पर होता था तभी वो ऐसे मुस्कुराता था। यक्षित पीछे मुड़ा और कॉटेज से बाहर निकल गया। इस वक्त अगर उसे कोई नॉर्मल इंसान देख लेता तो शायद वही मर जाता। किसी को नहीं पता था कि यक्षित ओबरॉय इतना बेरहम हो सकता है। कॉटेज के अंदर से अब तक सर्वेंट की चीखें आना बंद हो गई थी, जिसका साफ मतलब था कि उसकी सांसें उसका शरीर छोड़ चुकी थी। यक्षित के पागलपन से अनजान अविरा रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी। उसने अपने ईयरिंग निकाले और उन्हें सामने टेबल पर रख दिया। उसकी नजरें मिरर में से बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। इनफैक्ट उसका सारा ध्यान दरवाजे पर ही था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 32 वेडिंग नाइट बटा वाइल्ड युवंश। वहीं अविरा हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए कभी यक्षित के चेहरे को देखती तो कभी उसके हाथ को जो अभी भी उसकी चेस्ट पर था। ना चाहते हुए भी उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और गाल जलने लगे। उसके पूरे बदन में एक सरसराहट सी दौड़ गई थी और वो एक पल के पूरा काम गई। अविरा के हाथ यक्षित ने अभी भी उसकी पीठ से लगाए हुए थे, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद जब अविरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो यक्षित ने एक लास्ट स्मूच के साथ उसके होंठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अविरा आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके अंदर सांसों का तूफान उमड़ आया था। पूरा चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया और होंठों पर स्लाइवा लगा हुआ था। यक्षित की नजरें अविरा के चेरी जैसे होंठों को देख रही थी, जो इस वक्त किस करने की वजह से और भी ज्यादा रेड और अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिन्हें देखकर यक्षित का खुद को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने लगा था। उसने अपने निचले होंठ को हल्का सा दांतों तले दबाया और फिर अविरा की बंद आंखों को देखकर बोला, तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारे ये होंठ मुझे कितना पागल कर रहे हैं? फिर उसके चेहरे को हल्के से उठाते हुए अपनी उंगलियों से उसके होंठों को छूते हुए कहा, अगर एक बार और इन पर नजर गई तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, और रोकने का अब कोई इरादा भी नहीं है। बोलते हुए वो अपने अंगूठे से उसके होंठों को मसलने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी अविरा की हल्की सी सिसकी निकल गई और सांसें अनकंट्रोल्ड होकर बेतहाशा धड़कने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधा यक्षित की नजरों से जा मिली, जिनमें आज अलग ही पागलपन नजर आ रहा था, ऐसी सनक जो सिर्फ उसके लिए थी, जिसे देखकर ना जाने क्यों अविरा का रोम रोम सिहर उठा। तभी यक्षित ने झटके से उसके हाथों को छोड़ा और उसे एकदम से लिफ्ट करके अपनी गोद में उठा लिया। अविरा ने गिरने के डर से अपने दोनों पैर उसकी कमर पर लपेट लिया, जिससे उनकी लोअर बॉडी में हल्का सा फ्रिक्शन हुआ और अविरा की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। उसे यक्षित के बदन की बढ़ती हिट अच्छे से फील हो रही थी।
यक्षित उसे वैसे ही अपनी गोद में उठाए रूम में ले आया और उसे एकदम से बेड पर पटक खुद भी उसके ऊपर आ गया। आज यक्षित के एक्शन इतने जल्दी थे कि अविरा को कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बस यक्षित के अंदर की बढ़ती आग में खुद को जलता महसूस कर रही थी। यक्षित ने अविरा की आंखों में देखते हुए साइड टेबल से एक फाइल निकाली और फिर उसे नाइट स्टैंड पर रखते हुए कहा, तुम्हारा वेडिंग नाइट गिफ्ट वाइल्ड कैट, बट इसे सुबह देख लेना बिकॉज अभी तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। बोलकर उसने एकदम से उसके होंठों को अपने मुंह में भर लिया। अविरा ने तिरछी नजरों से उस फाइल को देखा जो उसी कंपनी की फाइल थी जिसे अविरा ने खुद के नाम पर करने को यक्षित से कहा था। शायद यक्षित ने उसके नाम पर अपनी वो कंपनी कर दी थी और वही उसका वेडिंग नाइट गिफ्ट था। अविरा का ध्यान फाइल पर देखकर यक्षित ने एकदम से उसके होंठों को बाइट कर लिया, जिससे अविरा तुरंत अपने होश में आई और सिसकते हुए यक्षित की तरफ देखा जो उसे ही अपनी चॉकलेट ब्राउन आंखों से देख रहा था। अविरा को समझ आ गया था कि यक्षित ने बाइट क्यों किया था। उसने एक गहरी सांस भरी और अपनी धड़कनों को काबू करके यक्षित को रिस्पॉन्स करने लगी। उसने अपने दोनों हाथ यक्षित के बालों में रखे और उन्हें सहलाते हुए धीरे धीरे अपने होंठ चलाने लगी। बस यही यक्षित का बचा कूचा कंट्रोल भी छूट गया। वो वाइल्डली अविरा को होंठों को सक करने लगा, जिससे अविरा को हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन इससे ज्यादा उसे प्लेजर फील हो रहा था, एंड प्लेजर ऑलवेज कम विथ पेन। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद यक्षित ने उसके होंठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अविरा आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। यक्षित ने उसकी बंद पलकों को देखा और फिर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए, जिसका एहसास होते ही अविरा के अंदर एक प्यार भरा एहसास भर गया। यक्षित ने पहले उसके माथे पर किस किया और उसके बाद उसकी बंद आंखों पर किस करके अपने होंठ उसके गालों पर फिराने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी अविरा धीरे धीरे मौन करने लगी थी। उसे अपने पेट में हजारों बटरफ्लाई जुड़ती हुई महसूस हो रही थी। पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन यक्षित उसे कांपने भी नहीं दे रहा था। तभी यक्षित उसकी गर्दन पर झुका और सॉफ्टली उसकी गर्दन को चूमने लगा। वो कभी उसकी स्किन को मुंह में भरकर सक करता तो कभी एकदम से बाइट कर लेता, जिससे ना चाहते हुए भी अविरा की चीखें निकलने लगी थी, जिन्हें सुनकर यक्षित और भी ज्यादा पागल होने लगा। उसने झटके से अविरा के बदन से उसका दुपट्टा खींचकर अलग कर दिया। अविरा ने तुरंत आंखें खोलकर अपने दुपट्टे को देखा और फिर यक्षित की तरफ, जो अपना सर झुकाए इंटेंस नजरों से उसके पूरे बदन को देख रहा था। उसकी नजरों को देखकर अविरा के दोनों गाल हल्के लाल हो गए और वो खुद में सिमटने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यूवी प्लीज स्टॉप लुकिंग लाइक दिस। बोलते हुए उसकी सांसें गहरी हो रखी थी। उसकी बात सुनकर यक्षित ने नजरें उठा उसकी तरफ देखा और फिर ब्लाउज के ऊपर से ही उसकी चेस्ट को प्रेस करते हुए कहा, अभी तो मैंने ढंग से देखना शुरू भी नहीं किया और तुम पहले से ही शिकायत करने लगी वाइल्ड कैट। तब क्या होगा जब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तभी अविरा की हल्की सी सिसकी निकल गई। उससे जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झटके से यक्षित का हाथ झटक दिया और जल्दी से उठकर बैठ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क आई थी और सांसें इतनी तेजी से चल रही थी जैसे अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी यक्षित उस पर झुका और अपनी उंगलियों को उसकी बेक पर फिराने लगी। उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस करके अविरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। यक्षित ने उसके ब्लाउज की डोरी को अपनी उंगलियों में राउंड शेप में लपेटा और फिर झटके से खींचकर उन्हें खोल दिया। डोरी खुलते ही ब्लाउज कंधों से लूज हो गया और एक तरफ से फिसलते हुए उसकी बाजू पर गिर गया। अविरा ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उसे हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी इस सिचुएशन में होंगी। बेशक यक्षित से उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और डील के हिसाब से उसे यक्षित की कंपनी चाहिए थी और यक्षित को वो अपनी वाइफ के रूप में, इसलिए अविरा चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रही थी और फिर उसकी बॉडी की भी कुछ नीड्स थी जो यक्षित के टच करने पर जाग रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों के सारे कपड़े बेड से इधर उधर बिखरे पड़े थे। यक्षित अविरा की गर्दन पर झुका पागलों की तरह उसकी पूरी गर्दन, कंधों और कॉलर बोन को चूम रहा था। धीरे धीरे उसके होंठ नीचे की तरफ जाने लगे और तभी उसने अपने होंठ अविरा के सबसे नाजुक अंग पर रख दिए, जिससे अगले ही पल अविरा की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसकी पकड़ यक्षित के बालों पर कस गई। यक्षित ने नजरें उठा अविरा को देखा जो आगे बंद किए लेटी थी। उसकी बंद पलकों के नीचे एक छोटी सी आंसू की बूंद चमक रही थी। यक्षित वापस अपने काम में लग गया। कुछ पल बाद पूरे रूम में अजीब सी आवाजें आ रही थी और इसी के साथ अविरा की सिसकियां भी गूंज रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद यक्षित वापस अविरा के चेहरे के पास आया और उसका गला पकड़ते हुए उसके होंठों को कैप्चर कर लिया।
अविरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी यक्षित ने उसे अपने आगोश में भर लिया और अगले ही पल अविरा की चीख निकल गई और आंखों के कोने से आंसू बहकर पिलो पर गिरने लगे। यक्षित ने एक नजर नीचे की तरफ देखा और फिर वापस अविरा के चेहरे की तरफ जिस पर बेशुमार दर्द नजर आ रहा था। यक्षित ने एक गहरी सांस भरी और प्यार से उसके होंठों को चूमने लगा। कुछ पल बाद जब अविरा का पेन थोड़ा कम हो गया तो यक्षित ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी और अब पूरे रूम में अविरा की सिसकियां और यक्षित की तेज चलती सांसों की आवाजें गूंज रही थी। 2 घंटे बाद यक्षित ने एकदम से अविरा को पेट के बल लेटाया और उसके पेट के नीचे अपना हाथ रखकर हल्का सा ऊपर उठाया और दूसरे ही पल अविरा की फिर से चीख निकल गई। उसने गहरी सांसें लेते हुए यक्षित को देखा और दर्द भरी आवाज में कहा, यूवी अब तो बस करो, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं होगा। सुबह तुम्हारी फैमिली के सामने भी जाना है और तुम जिस तरह से सब कर रहे हो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उठ भी पाऊंगी। ये सुनकर यक्षित टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, वाइल्ड कैट अभी तो मैंने शुरू किया है, पूरी रात बाकी है एंड मेरी फैमिली को अच्छे से हमारी इस नाइट के बारे में पता है। आफ्टर तभी तो उन्होंने हमारे रूम को डेकोरेट करवाया था। ये सुनकर अविरा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली और बस ये सब खत्म होने का वेट करने लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 33। राज जी को अविरा के पास्ट के बारे में पता चलना बटा कड़वी बातें बटा अतीत। अगली सुबह 12 बजे ओब्रॉय मेंशन। आकांक्षा और सुबीता जी इस वक्त लिविंग हॉल में सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। युवराज जी और यक्षित सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। शादी की कुछ रस्में होनी थी लेकिन यक्षित को रीति रिवाजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो नहीं रुका और जब उसे जाना होता था तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता था। राज जी बाहर गार्डन में चेयर पर बैठे चाय पीते हुए गौर से फाइल को देख रहे थे जो उनके सामने टेबल पर पड़ी थी। फाइल ब्लू कलर की थी और उसके फ्रंट पेज पर अविरा सिंघानिया नाम लिखा हुआ था। राज जी ने चाय का कप नीचे रखा और अपनी आंखों पर चश्मा लगा फाइल को अपने हाथ में लेकर देखने लगे। उन्होंने फाइल का पहला पेज ओपन किया और उनकी नजरें अविरा की फोटो पर पड़ी जो केबिन में किसी क्वीन की तरह फॉर्मल शूट में चेयर पर बैठी थी। फोटो के नीचे अविरा सिंघानिया और शॉर्ट नेम में सिंघानिया लिखा हुआ था। एज 20 ईयर्स, प्रोफेशन डायमंड्स बिजनेस, नेटवर्थ अरबों में, इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल बिजनेस, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और पावरफुल कनेक्शंस, स्टेटस सिंघानिया एंटरप्राइजेस की 50% ओनर और नई चेयरपर्सन। राज जी ने अगला पेज पलटा और उनकी नजरें सीधा एक चीज पर आकर ठहर गई। एक फोटो जो लगभग 12 साल की बच्ची की थी। उसके आसपास बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल खड़े थे और उस बच्ची के हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी। कपड़े फटे हुए और एकदम गंदे। माथे पर हल्की सी चोट लगी थी लेकिन उसकी आंखों में जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक अलग ही आग नजर आ रही थी जो सब कुछ तबाह करके रख सकती थी। फोटो के नीचे अविष्का सिंघानिया लिखा हुआ था। एज 12 ईयर्स, केस फाइल्ड मर्डर आर्सन, हत्या और आगजनी का मामला। क्राइम सीन सिंघानिया मैंशन, एक रात जिसने इतिहास बदल दिया। राज जी की नजरें अविष्का सिंघानिया नाम पर टिकी हुई थी। उन्होंने झटके से फाइल को बंद किया और फाइल को टेबल पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल? सिंघानिया और अविष्का सिंघानिया एक ही इंसान है और यक्षित ने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसने 12 साल की उम्र में ही अपने भाई को मार दिया था। नहीं, हमें कुछ करना होगा। जो लड़की अपने भाई को मार सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बोलते हुए उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक झटके से किसी ने उनके हाथ से फोन छीन लिया। राज जी एक पल के लिए चौंक गए और उन्होंने चौंकते हुए सामने देखा जहां सुविता जी गहरी सांसें लेते हुए उन्हें ही देख रही थी। उनके हाथ में राज जी का फोन था। सुविता जी ने एक नज़र फाइल को देखा और फिर चारों तरफ, जहां कुछ गार्ड्स खड़े थे और उनकी नजरें उन्हीं को देख रही थी। सुविता जी ने एक गहरी सांस भरी और राज जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हुए बोली,
आप हमारे साथ चलिए। ये क्या बदतमीजी है सुविता जी, राज जी ने अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहा। सुविता जी के कदम रुक गए। उन्होंने पलटकर राज जी की आंखों में देखकर कहा, अगर हमारा बिहेव आपको बदतमीजी लग रहा है तो आप जो करने जा रहे थे उसे क्या नाम देंगे? ये सुनकर राज जी कुछ पल रुककर बोले, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। अविरा ही वो लड़की है जिसने 8 साल पहले अपने भाई को मार दिया था और कोर्ट जाने से पहले ही गाड़ी से निकलकर भाग गई थी। सिंघानिया फैमिली के साथ पूरी मुंबई फोर्स ने उसे ढूंढा था लेकिन वो कहीं नहीं मिली और मिलती भी कैसे, उसने तो अपना नाम पहचान सब कुछ बदल दिया था। लेकिन अब हमें पता चल गया है और हम उसे उसकी असली जगह भेजकर ही रहेंगे। जो लड़की अपने भाई को मार सकती है वो किसी को भी मार सकती है, इनफेक्ट हो सकता है उसका अगला टारगेट हमारा पोता ही हो। कल आपने देखा था ना कि कैसे उसने यक्षित को खुद के सामने झुकाया था। जो लड़की यक्षित को झुका सकती है वो मार भी सकती है। बोलते हुए उनकी आवाज काफी तेज थी जो आसपास खड़े बॉडीगार्ड्स के साथ मेन एंट्रेंस के दरवाजे के पास खड़ी अविरा को भी अच्छे से सुनाई दे रही थी। अविरा चुपचाप राज और सुविता जी को देख रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी थी और आंखों के सामने अतीत के वो पन्ने आने लगे जिनसे उसका लड़ना हमेशा तकलीफ भरा हो जाता था। अचानक ही अविरा के कानों में कुछ बातें गूंजने लगी। ये लड़की अभिशाप है। अगर ये जिंदा रही तो एक दिन हमें भी खत्म कर देगी। इससे अच्छा तो यही होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। कम से कम हमें आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। ये शब्द अविरा को हवा में गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे जो किसी जहरीली हवा के जैसे उसके अंदर सब कुछ तोड़ रहे थे। अचानक ही अविरा की आंखें बंद हो गई और उनमें से एक बूंद आंसू की भर गालों पर लुढ़क आई। इस वक्त उसके दिमाग ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि क्यों उसके साथ ये सब हुआ। जो गलती उसने की ही नहीं उसकी सजा उसे क्यों दी जा रही है? क्या उसकी लाइफ में कभी प्यार नहीं होगा? यही सवाल अविरा को अंदर से तोड़ रहे थे। उसने इन 8 सालों में अपना नाम, पैसा, पावर सब कुछ कमा लिया था लेकिन उस अतीत का क्या जो उसे नहीं जीने दे रहा था और नहीं मरने? उन फीलिंग्स का क्या जो उसके अंदर थी और उन पर चाहकर भी खुद का कंट्रोल नहीं था? तभी अविरा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और बिना कुछ बोले वापस मेंशन के अंदर चली गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 34 निया की बेइज्जती। अविरा भागते हुए मेंशन के अंदर आई और सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। इस वक्त हॉल में सर्वेंट्स के अलावा कोई भी नहीं था जिस वजह से अविरा को भागते किसी ने नहीं देखा था। आकांक्षा जी को उनके किसी रिश्तेदार का कॉल आ गया था इसलिए वो बात करने रूम में चली गई थी। इधर अविरा भागते हुए रूम में आई और दरवाजा बंद करके पूरे रूम में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। इस वक्त वो पैनिक कर रही थी। उसके दिमाग ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था। जेल और वहां किया गया टॉर्चर अविरा की आंखों के सामने बार बार आ रहा था जिसे याद करके उसे लग रहा था कि कोई अभी उसके दिल पर खंजर से हजारों वार कर रहा है। वो डर जो उसके दिल में 8 साल पहले बैठा था वो अभी तक नहीं निकला था। अविरा बहुत स्ट्रांग थी लेकिन पुलिस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अविरा बेड के पास पीठ टिकाकर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटने मोड़कर सीने से लगा लिए और नीचे फर्श को देखते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मत मारो अंकल, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने नहीं मारा अंश को, बोलते हुए वो खुद में सिमटने लगी। इस वक्त वो बिल्कुल भी वो अविरा नहीं लग रही थी जो किसी से नहीं डरती थी, बल्कि ये अविरा बहुत अलग थी। उसे 12 साल की अविष्का का दर्द अभी महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे मार रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए फर्श पर गिर रहे थे और नजरें सामने देख रही थी। आधे घंटे तक वैसे ही बैठे रहने के बाद अविरा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसने एकदम से साइड टेबल पर रखा लाइट लैंप उठाया और उसे फर्श पर पटककर चिल्लाते हुए बोली,
आखिर मैं उन लोगों के बारे में क्यों सोच रही हूँ जिन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमजोर नहीं पड़ना है अविष्का। तेरा सिर्फ एक ही मकसद है, सिंघानिया फैमिली को बर्बाद करना और निया को उसकी जगह पहुंचाना। बोलते हुए उसकी आंखें बिखरे कांच के टुकड़ों को देख रही थी। वो एकदम से खड़ी हुई और अपने आंसू साफ करके सीधा वॉशरूम में चली गई। अविरा वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी खुद के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द और नफरत की लहरें उठ रही थी। उसने टैब ऑन किया और आंखें बंद करके पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारते हुए बोली, तू रो क्यों रही है अविष्का? रोना तो उन्हें चाहिए जिन्होंने तुझसे सब कुछ छीन लिया। तू रोने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ जीतने के लिए बनी है, और अगर मेरी जीत के बीच में कोई आएगा तो उसे भी बर्बाद होना होगा। फिर चाहे यक्षित ओबेरॉय हो या फिर राज ओबरॉय, डजंट मैटर। सिंघानिया फैमिली को हर हाल में मिट्टी में मिलाना है। उन्हें एहसास कराना है कि जिस लड़की को उन्होंने कमजोर समझा वो अब उनके सबसे बड़े डर की वजह बनेगी। बोलकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पहले की बजाय और भी ज्यादा लाल हो रखी थी, लेकिन अब रोने से नहीं बल्कि गुस्से से। उसने अपने दोनों हाथ स्लैब पर रखे और हल्का सा झुकते हुए बोली, ओनिया, उसे उसकी असली जगह पहुंचाना है। वो जो मेरा सब कुछ थी उसी ने अविष्का को बर्बाद कर दिया। अब उन्हें अपने हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। हर एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। बोलते हुए उसकी आंखों में कोई इमोशनल वीकनेस नहीं बल्कि सिर्फ बदले की आग नजर आ रही थी। इधर बाहर गार्डन में सुबिता जी चुपचाप राज जी की आंखों में देख रही थी। वही राज जी गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए उन्हें देख रहे थे। तभी उन्होंने टेबल पर पड़ी फाइल को उठाया और उसे खोलकर सुबिता जी की आंखों के सामने करते हुए बोले, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद देख लीजिए। ये रही अविष्का सिंघानिया की सारी इन्फॉर्मेशन। इसे देखने के बाद शायद आपको यकीन हो जाए कि वो लड़की हमारे पोते के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर सुबिता जी ने एक नज़र फाइल को देखा और फिर वापस उनकी आंखों में देखकर बोली, राज जी, यक्षित कोई दूध पिता बच्चा नहीं है जो अपना अच्छा या बुरा नहीं समझ सकता है। उसे अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। यूं ही वो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को नहीं संभाल रहा है। अगर उसने अविष्का से शादी की है तो जरूर कोई वजह होगी। अगर आपने अविष्का के साथ कुछ भी किया तो आप अपने पोते को हमेशा के लिए खो देंगे, जैसे युवराज ने अपने बेटे को खो दिया। बोलते हुए उनकी आंखों में पानी भर आया और गला रूंध गया था। उनकी बात सुनकर राज जी का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उन्होंने सुबिता जी पर चिल्लाते हुए कहा, वो कल की आई हुई लड़की हमारे पोते के लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए वो अपने दादा को छोड़ देगा। हम भी देखते हैं कौन क्या करता है। बोलते हुए उन्होंने नीचे पड़ा अपना फोन उठाया और फिर किसी का नंबर डायल करने लगे, जिसे देखकर सुबिता जी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो घबराते हुए राज जी के नजदीक आई और उन्हें रोकते हुए बोली, राज जी प्लीज भगवान के लिए रुक जाइए। यक्षित ने कल ही शादी की है और आप आज पुलिस को बुला रहे हैं, और वो भी उसकी बीवी को अरेस्ट करवाने के लिए। जरूर कुछ होगा जो छिपा हुआ है। हमें वो बच्ची ऐसी नहीं लगी जो किसी की जान ले सकती है। ये सुनकर राज जी ने नजरें उठा उन्हें देखा और फिर गुस्से के साथ बोले, ओह रियली? आपको किस एंगल से वो मासूम लग रही है? क्या कल आपने देखा नहीं था कि कैसे उसने कलश को सर्वेंट के सर पर मार दिया था? हम पुलिस को बुला रहे हैं एंड यही हमारा आखिरी डिसीजन है। बोलकर उन्होंने कॉल मिला दिया। सुबिता जी बस आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू को मुंह में भर लिया और रोते हुए मेंशन के अंदर भाग गई। अविरा को मेंशन आए हुए कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन इन्हीं घंटों में सुबिता जी ने उसे दिल से अपना लिया था और अब उसके जेल जाने की बात सुनकर उन्हें अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था और आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। इधर दूसरी इम्पेरियम एंटरटेनमेंट इंपीरियल एंटरटेनमेंट में आने वाले फैशन शो के लिए रिहर्सल चल रही थी और इसलिए ही यक्षित को सुबह जल्दी ऑफिस आना पड़ा था। एक बड़े से हॉल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ रही थी जहां बीच रैंप पर मॉडल्स कैटवॉक कर रही थी। तभी अचानक सारी लाइट्स एक साथ ऑन हुई और स्टेज पर वॉक करती मॉडल्स रुककर सामने देखने लगी।
जहां स्टेज से नीचे सबसे आगे यक्षित ब्लैक थ्री पीस सूट में अपनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा था। उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस कर रखा था और एक हाथ चेहरे के पास था। उसका ब्लेजर साइड में खड़े गार्ड ने पकड़ा हुआ था। यक्षित की निगाहें हर छोटी छोटी डिटेल्स को स्कैन कर रही थी। उसके बगल में आरोही मेहता क्रिएटिव डायरेक्टर हाथ में स्केचबुक लिए मॉडल्स की पोजिंग और वॉक को एनालाइज कर रही थी। कबीर आनंद मार्केटिंग पीआर हेड अपने फोन पर इवेंट की लाइव फीड चेक कर रहा था ताकि सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसा आ रहा है यह देख सके। स्टेज पर खड़ी निया की नजरें सिर्फ यक्षित पर टिकी हुई थी। तभी आरोही तेज आवाज में बोली, निया शो पर फोकस करो। अगर सच में यूथ आइकॉन बनना है तो अपनी वॉक पर ध्यान दो, न कि किसी पर इम्प्रेशन बनाने पर। ये सुनकर अचानक ही निया अपने होश में आई। उसने चारों तरफ देखा, सब उसी की तरफ देख रहे थे, जिसे देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसने अपना सर झुकाकर कहा, सॉरी मैम, आगे से गलती नहीं होंगी। बोलते हुए उसकी आवाज में मासूमियत लार की तरह टपक रही थी, जिसे सुनने वाले को लगता कि पता नहीं वो कितनी मासूम है। आरोही ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, ममम यही अच्छा होगा, और अब अच्छे से वॉक करो वरना तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओगी। ये सुनकर निया ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली, लेकिन उसने फिर कहा कुछ नहीं। सारी लाइट्स फिर से बंद हो गई और म्यूजिक चलने लगा। लगभग आधे घंटे के रैंप वॉक करने के बाद सारी मॉडल्स को फ्री कर दिया गया था। यक्षित और ज्यादा अच्छे वॉक करने का कहकर अपने केबिन में चला गया। यक्षित अपने केबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ ड्रेस डिजाइन देख रहा था जो उसने खुद स्पेशली डिजाइन करवाई थी। तभी अचानक कोई बिना नोक किए ही उसके केबिन में आ गया, जिसका एहसास होते ही यक्षित का चेहरा सर्द हो गया। उसने गुस्से से नजरें उठा, सामने देखा और उसकी नजरें सीधा निया की नजरों से जा मिली। निया अपने हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ी यक्षित को ही देख रही थी। मिस निया, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी तमीज नहीं है? आई थिंक तुम्हें कुछ दिन घर पर रहकर बेसिक मैनर सीखने की जरूरत है, यक्षित ने गुस्से से निया को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर निया एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से कहा, सॉरी सर, मेरा ध्यान नहीं रहा, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए जल्दबाजी में नोक करना भूल गई। बोलते हुए वो यक्षित के नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर यक्षित ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या काम था, जल्दी बोलो और फिर निकलो यहाँ से। ये सुनकर निया ने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली। वो टेबल के दूसरी तरफ से यक्षित ने एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई और फिर फाइल को उसके हाथ में देते हुए बोली, सर ये कुछ डिजाइन्स हैं जो आपको दिखाने थे। इनमें से कुछ ज्वेलरी डिजाइन मुझे काफी यूनिक लगे जो शायद राइवल कंपनी के पास नहीं होंगे, और इससे फैशन शो में हमारी कंपनी की मॉडल्स का लुक सबसे अलग लगेगा। बोलते हुए वो पूरी तरह से यक्षित की चेयर पर झुक गई। यक्षित का ध्यान फाइल में था, उसने निया की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई थी। निया ने बहुत शॉर्ट और डीप नेक वाली ड्रेस पहनी थी, जिससे उसके क्लीवेज तक का एरिया झुकने की वजह से साफ नजर आ रहा था। वो यक्षित को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। निया ने एक नज़र यक्षित को देखा जिसका ध्यान फाइल में था, और फिर उसने हिम्मत करके यक्षित को टच करने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखना चाहा, लेकिन वो यक्षित को छू पाती उससे पहले ही यक्षित ने उसकी कलाई पकड़ी और एकदम से उसे पीछे धक्का दे दिया। इस अचानक हुए एक्शन से निया संभल नहीं पाई। वो मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरी और उसकी जोर की चीख आहे पूरे केबिन में गूंज गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 35। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। इस अचानक हुए एक्शन से निया संभल नहीं पाई। वो मुंह के बल फ्लोर पर जा गिरी और उसकी जोर की चीख आहे पूरे केबिन में गूंज गई, जिसे सुनकर यक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने सर टेढ़ा कर निया की तरफ देखा और फिर चेयर से खड़ा होकर धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हवा भी सोच समझकर छूती है यक्षित ओबरॉय को, तो तुमने कैसे सोच लिया बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे हाथ लगा सकती हो? बोलते हुए वो निया के सामने पंजों के बल बैठा और अगले ही पल उसके बालों को कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़ उसका चेहरा ऊपर उठाया। निया की आंखें यक्षित की लाल आंखों से जा मिली।
जिन्हें देखकर निया का पूरा बदन एक पल के लिए कांप गया। इस वक्त उसे खुद के यहाँ आने पर बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। यक्षित ने उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए सर्द आवाज में कहा, मेरी बंदी के अलावा कोई मुझे छूने की कोशिश करेगा तो उसके वजूद को मिटाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मुझ तक पहुंचने के लिए ताकत नहीं, काबिलियत चाहिए जो सिर्फ इस दुनिया में एक लड़की के पास है। एंड शी इज माइन गर्ल, बोलकर वो रुका और फिर निया के बालों को छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गाल थपथपाकर कहा, प्यार से समझा रहा हो, समझ जाओ वरना आगे तुम खुद समझदार हो। बोलकर वो खड़ा हुआ और फिर एकदम से चिल्लाकर बोला, गेट लॉस्ट एंड अगली बार मुझे तुम मेरे केबिन में नहीं दिखनी चाहिए वरना इस इंडस्ट्री से बाहर होने से कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसकी बात सुनकर निया गुस्से से भर गई, लेकिन उसने अपने गुस्से को अंदर दबाया और खड़ी होकर रुंधे गले से बोली, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं शरीफ खानदान से बिलोंग करती हूँ। तभी यक्षित बीच में बोला, ओ प्लीज अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, और तुम जिस शरीफ खानदान की बात कर रही हो ना उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं सिंघानिया फैमिली के गड्ढे मुर्दे बाहर लेकर आऊँ तो चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें ही होंगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं उसकी बात सुनकर निया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो हैरानी से यक्षित की तरफ देख रही थी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, ये यक्षित इस तरह से बातें क्यों कर रहा है, जैसे इसे मेरे बारे में सब कुछ पता हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। मन ही मन ये सोचते हुए उसने यक्षित की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद किए 2 उंगलियों से अपने माथे को रब कर रहा था, जिसका साफ मतलब था कि उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। यक्षित का चेहरा देखकर निया खड़ी खड़ी एकदम से कांप गई। उसने अपने मुंह में आए थूक को निगला और जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। वो दरवाजे के पास आकर रुकी और सर घुमा अपनी जुनूनी नजरों से यक्षित को देखकर बोली, यक्षित तुम्हें मेरा होना ही होगा। निया सिंघानिया को जो चीज पसंद आ जाती है वो सिर्फ उसी की होती है, फिर तुम तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही पागलपन नजर आ रहा था। उसने एक नजर भर के यक्षित को देखा और फिर वहां से चली गई। यक्षित ने कुछ पल बाद अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। उसने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, ब्लडी फकिंग बीच। बोलकर वो अपने केबिन के अंदर बने ही सीक्रेट रूम में चला गया। यक्षित सीधा वॉशरूम में आया और वॉशबेसिन के पास आकर अपने हाथों को बुरी तरह मसलते हुए धोने लगा, जैसे पता नहीं उसके हाथों पर कितनी गंदगी लगी हो। लगभग 10 मिनट तक अपने हाथों को धोने के बाद उसने अपने हाथों को सैनिटाइज किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, आई कांट कंट्रोल माई एंगर, आई शुड टॉक टू वाइल्ड कैट। बोलते हुए वो रूम में आया और बेड पर रखा अपना फोन उठाकर अविरा को कॉल मिला दिया। इधर दूसरी तरफ अविरा बालकनी में खड़ी कॉल पर रेहान से बात कर रही थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आई थिंक रेहान तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान सब कुछ नहीं है। निया अपनी पहली हार को इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ करेगी। यक्षित ओबरॉय से शादी करना ख्वाब था उसका और ये ख्वाब बस ख्वाब बनकर रह गया है। इस बात से मिर्ची तो लगेगी ही उसे और उसी मिर्ची की जलन में वो जरूर कुछ करेगी। ये सुनकर दूसरी तरफ से रेहान ने कहा, तो अब आगे क्या प्लान है मैम? आपने जैसा चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। यक्षित ओबरॉय से शादी हो गई आपकी एंड उसकी इंडस्ट्रीज की एक कंपनी भी आपके नाम हो गई है। अब आगे क्या करना है? ये सुनकर अविरा की आंखों के सामने यक्षित का चेहरा घूमने लगा। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा,
रेहान, मैं ओबरॉय मेंशन में सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आई हूँ और जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे लिए शादी, कंपनी कुछ मैटर नहीं करता है। बोलते हुए पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल भारी होने लगा था। उसकी बात सुनकर रेहान कुछ पल रुककर बोला, ओके मैम, जैसा आप चाहे। इधर दूसरी तरफ यक्षित बार बार अविरा के नंबर पर कॉल कर रहा था लेकिन उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था, जिससे यक्षित का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल उसने फोन को गुस्से से दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, इतनी देर से अविरा किससे बात कर रही है? मुझसे ज्यादा कौन जरूरी हो सकता है उसकी लाइफ में? अगर वो कोई मर्द हुआ तो आई स्वेर उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पास आने का, तुम्हें छूने का, तुमसे बात करने का, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी मुस्कुराहट पर, आंसू पर, एवरीथिंग पर सिर्फ मेरा हक है और अगर किसी ने मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश की तो उसे इस दुनिया से जाना होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर अलग ही लेवल का पागलपन नजर आ रहा था, जो सिर्फ अविरा के लिए था। वो गुस्से से गहरी सांसें ले रहा था। इधर अविरा ने कुछ देर रेहान से बात की और उसके बाद कॉल कट करके रूम के अंदर आने को होती है, लेकिन तभी उसके कानों में पुलिस साइलेंसर की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही उसके कदम एकदम से रुक गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 36। अविरा का आकांक्षा जी पर चिल्लाना। आकांक्षा जी की आंखों में आंसू। अविरा ने कुछ देर रेहान से बात की और उसके बाद कॉल कट करके रूम के अंदर आने को होती है, लेकिन तभी उसके कानों में पुलिस साइलेंसर की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने तुरंत सर घुमा सड़क की तरफ देखा जहां अभी अभी दो पुलिस की गाड़ियां आकर रुकी थी, जिन्हें देखकर अविरा का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन जल्द ही उसका डर गुस्से में बदल गया। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद करते हुए सर्द आवाज में बोला, ये दुनिया अभी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। मौका मिलते ही सब अपना असर दिखा ही देते हैं। थैंक यू राज ओबरॉय, जो आपने पहले ही मेरी फीलिंग्स को मार दिया। वरना इस फैमिली में आकर मुझे लगा था कि शायद फैमिली होती है, लेकिन आज आपकी इस हरकत से फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में फैमिली, प्यार, ये सब सिर्फ धोखा है। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द, नफरत सब कुछ एक साथ नजर आ रहा था। उसने एक नज़र पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा जो मेंशन के अंदर ही आ रहे थे और फिर वो सीधा रूम से बाहर चली गई। इधर नीचे लिविंग हॉल में सुबीता जी परेशानी से हॉल में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। उन्होंने तुरंत सर उठा सामने खड़ी आकांक्षा जी की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से उन्हें ही देख रही थी। आकांक्षा जी सवालिया नजरों से सुनीता जी को देखते हुए बोली, सासू माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है? परेशान नजर आ रही है। कुछ हुआ है क्या? कहते कहते अचानक ही उनकी नजरें में एंट्रेंस की तरफ चली गई, जहां से इंस्पेक्टर के साथ दो लेडी कांस्टेबल अंदर आ रहे थे, जिन्हें देखकर आकांक्षा जी एकदम से चुप हो गई। अक्षांश जी को बोलते हुए बीच में रुक जाने से सुनीता जी ने उनकी नजरों का पीछा कर दरवाजे की तरफ देखा और तभी उनकी नजरें पुलिस वालों पर पड़ी जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। पुलिस को देखकर सुनीता जी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उन्होंने कस के अपने साड़ी के पल्लू को मुट्ठियों में भरते हुए कहा, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये अविरा बहू को लेने आए हैं तो राज जी, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अभी वो मन ही मन ये सब सोच ही रही थी, तभी आकांक्षा जी ने हैरानी के साथ पुलिस वालों को देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? कुछ खास वजह ओबेरॉय मेंशन आने की? अगर आप युवराज जी से मिलना चाहते हैं तो। तभी इंस्पेक्टर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, मिसेज ओबरॉय, हम यहाँ युवराज सर से नहीं बल्कि एक बहुत पुराने कैदी को लेने आए हैं। हमें राज सर ने इन्फॉर्म किया था कि 8 साल पहले कोर्ट से भागने वाली लड़की अविष्का इसी घर में है, तो बस हम अभी उसे ही लेने आए हैं। हम उसे अरेस्ट करके थाने ले जाए, उसके बाद सिंघानिया फैमिली को इन्फॉर्म कर देंगे। ये सुनकर आकांक्षा जी एकदम से हैरान रह गई। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? आई थिंक आपको कुछ गलतफहमी हुई है।
हमारी बहू कोई कातिल नहीं है जो आप उसे अरेस्ट करके ले जाएंगे और हम बस देखते रहेंगे। और आपको इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाया किसने है? एक सेकंड, यहाँ अविष्का तो कोई है ही नहीं। हमारी बहू का नाम तो अविरा है। उन्होंने इतना ही कहा था, तभी पीछे से किसी की रौबदार आवाज आई। हमने इन्फॉर्म करके इन्हें बुलाया है। आकांक्षा बहू एंड अविष्का और अविरा दोनों एक ही इंसान है। इस आवाज को सुनकर सबने एक साथ सर घुमा पीछे देखा। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने सामने देखा जहां राज जी अपने पूरे रौब के साथ खड़े उन सबको ही देख रहे थे। सुनीता जी को पहले से सब कुछ पता था कि ये सब किसने किया है, इसलिए उनके चेहरे पर गुस्से के अलावा शॉक एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन आकांक्षा जी राज जी को देखकर पूरी तरह हैरान रह चुकी थी। उनके कदम अपनी जगह से हल्के से लड़खड़ाए, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस को कॉल करके अविरा को अरेस्ट करने के लिए राज जी ने कहा है। आकांक्षा जी राज जी को देखते हुए कांपती आवाज में कहा, क्या कहा आपने? ससुर जी, पुलिस को आपने बुलाया है। उनका सवाल सुनकर राज जी उन सबके करीब आते हुए बोले, यस, हमने ही पुलिस को बुलाया है, हमारे घर में रह रहे एक कातिल को उसकी जगह पहुंचाने के लिए। बोलते हुए वो पुलिस ऑफिसर के नजदीक आकर खड़े हो गए और फिर उनके साथ हैंड शेक करते हुए बोले, हेलो मिस्टर खंडेला, अविष्का सिंघानिया हमारे घर में ही है। ये सुनकर इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, अगर अविष्का सिंघानिया आपके घर पर है तो वो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम अभी उसे अरेस्ट करके थाने ले जाएंगे। मैं भी देखती हूँ आप हमारी बहू को कैसे थाने लेकर जाते हैं। जब तक हम हैं आप अविरा को हाथ भी नहीं लगा सकते हो। आकांक्षा जी ने आगे आते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन तभी सबकी नजरें सीढ़ियों के पास खड़ी अविरा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अविरा को देखकर सुनीता जी ने परेशानी से कहा, अविरा बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा तुम अपने रूम में जाओ, यहाँ जो कुछ भी। तभी अविरा उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। इंस्पेक्टर आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं? नो मुझे नहीं, अविष्का सिंघानिया को। बोलते हुए अविरा ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से कदम बढ़ाते हुए सीधे पुलिस इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी नफरत झलक रही थी। अविरा ने एक नजर राज जी की तरफ देखा और फिर वापस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोली, मुझे लगता था कि पुलिस को सबूतों की जरूरत होती है, लेकिन लगता है ओबरॉय मेंशन में नियम अलग हैं। राज ओबरॉय की एक कॉल पर पुलिस दौड़ी चली आई। बाय द वे, आपको सच में लगता है सिंघानिया को अरेस्ट करने की आप औकात रखते हैं? अगर हिम्मत है तो कीजिए मुझे अरेस्ट। बोलते हुए अविरा ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। अविरा की बात सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन इंस्पेक्टर के साथ काउंटेबल भी एक पल के लिए कांप गई थी। इंस्पेक्टर ने एक नजर अविरा की कलाइयों को देखा और फिर सीरियस आवाज में कहा, मिस अविष्का सिंघानिया, आपके खिलाफ 8 साल पहले के केस में कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। आप उस समय फरार हो गई थी, लेकिन अब हमें आपकी लोकेशन की कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आपको हमारे साथ थाने चलना ही होगा, फिर चाहे आप अविष्का सिंघानिया हो या फिर सिंघानिया। ये सुनकर आकांक्षा जी ने तुरंत आगे बढ़कर अविरा के सामने खड़ी होकर कहा, इंस्पेक्टर, बिना किसी ठोस सबूत के आप हमारी बहू को अरेस्ट नहीं कर सकते। जब तक हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं ले आते तब तक कोई उसे छू भी नहीं सकता। तभी अविरा ने गुस्से से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ पलटते हुए कहा, मिस आकांक्षा ओबेरॉय, आपको मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पहले पुलिस को बुलाया मुझे अरेस्ट करने के लिए और अभी खुद मुझे बचाकर मेरे सामने महान बनकर क्या साबित करना चाहती है? लिसन, मुझे किसी के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेहतर होगा जो आप सब मुझसे दूर रहो, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। बोलते हुए उसने गुस्से से आकांक्षा जी का हाथ झटक दिया, जिससे आकांक्षा जी 2 कदम लड़खड़ा कर पीछे हो गई। वही सब हैरानी से अविरा को देख रहे थे, जिसका चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। अविरा ने आकांक्षा जी को इग्नोर किया और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल मिला दिया। इधर बाहर मेन एंट्रेंस के पास खड़ा यक्षित गुस्से से अविरा को देख रहा था। तभी उसने नजरें घुमा आकांक्षा जी की तरफ देखा, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो भीगी पलकों से अविरा को देख रही थी।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 37-38। यक्षित का अविरा पर चिल्लाना बटा अविरा का खतरनाक गुस्सा। इधर बाहर मेन एंट्रेंस के पास खड़ा यक्षित गुस्से से अविरा को देख रहा था। तभी उसने नजरें घुमा आकांक्षा जी की तरफ देखा, जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो भीगी पलकों से अविरा को देख रही थी। यक्षित तेज कदमों से अविरा के पास आया और एकदम से उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, हाउ डेयर यू पुश माई मॉम। यक्षित के अचानक पकड़ने की वजह से अविरा के हाथ से फोन छुटकर नीचे गिर गया। उसने एक नज़र अपने नीचे पड़े फोन को देखा और फिर यक्षित की तरफ, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। यक्षित को देखकर सब एक पल के लिए सब कांप गए। यहाँ तक राज जी के चेहरे पर भी हल्की सी घबराहट नजर आने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर, सुनीता, आकांक्षा और राज जी सब अविरा और यक्षित की तरफ देखने लगे। अविरा बिना किसी एक्सप्रेशन के यक्षित को देख रही थी। उसने एक नज़र अपनी बाजुओं की तरफ देखा, जिसे यक्षित ने इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि उसकी बाजू पर फिंगरप्रिंट पड़ चुके थे। अविरा ने यक्षित की आंखों में देखकर सर्द आवाज में कहा, हाथ छोड़िए मेरा। तभी यक्षित फिर से तेज आवाज में बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरी मॉम को धक्का कैसे दिया तुमने? बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी, जो पूरे मेंशन में गूंज गई। लेकिन अविरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे भी और ज्यादा गुस्सा आने लगा। अविरा ने एकदम से यक्षित का कॉलर पकड़कर हल्का सा अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में झांकते हुए तेज आवाज में बोली, मिस्टर ओबेरॉय, अपना गुस्सा अपने पास रखिए। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझ पर चिल्लाने से पहले अपनी सो कोल्ड फैमिली से पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। मेरे सामने अच्छे होने का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे। उसने इतना ही कहा था, तभी यक्षित ने गुस्से से सर्द आवाज में कहा, जस्ट शट अप, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। बोलते हुए उसने अविरा के दोनों हाथों को अपने कॉलर से हटाया और फिर उसके हाथ को मरोड़कर पीठ से लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, पहले भी बोला था एंड अभी भी बोल रहा हूँ, कॉलर पर हाथ मत डालना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए उसकी पकड़ अविरा के हाथों पर कसती जा रही थी, जिससे अविरा को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। दोनों की आंखें गुस्से से दहक रही थी और उनका आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। पूरी फैमिली, पुलिस वाले और सर्वेंट्स सब परेशानी से यक्षित और अविरा को देख रहे थे। तभी अविरा ने गुस्से से कहा, अच्छा क्या कर लोगे आप? मारोगे मुझे? चलो मार कर दिखाओ। बोलते हुए उसने यक्षित से अपना हाथ छुड़वाया और फिर गुस्से से टेबल पर रखा वाश उठाकर फर्श पर फेंक दिया। फर्श पर पड़ते ही एक तेज आवाज के साथ कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। पुलिस वाले डरकर 2 कदम पीछे हट गए। अविरा गुस्से से बौखला चुकी थी। वो हॉल में रखा सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगी। कुछ ही देर में उसने पूरे साफ सुथरे लिविंग हॉल को कबाड़ बना दिया। अविरा ने गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए यक्षित की तरफ देखा, जो अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ा चुपचाप उसे ही देख रहा था। यक्षित को चुप देखकर अविरा और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। यक्षित का उस पर सबके सामने चिल्लाना अविरा को अंदर से हर्ट कर रहा था। उसे ज्यादा किसी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यक्षित से पड़ रहा था। उसने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें डाइनिंग एरिया की तरफ चली गई। उसने सीधे अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। अविरा ने लात मारकर चेयर को नीचे गिरा दिया और फिर एकदम से कांच के डाइनिंग टेबल को पलट दिया। अगले ही पल सबने अपने कानों पर हाथ रखकर कस के आंखें बंद कर ली। यहाँ तक अविरा का ऐसा गुस्सा देखकर राज जी भी अपनी जगह बर्फ की तरह जम गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। इधर यक्षित चुपचाप अभी भी अविरा को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी और धीरे से कहा, शी विल नॉट एक्सेप्ट दिस।
बोलकर उसने अपने कदम अविरा की तरफ बढ़ा दिए और एक सर्वेंट को कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझकर सर्वेंट तुरंत किचन में चला गया। कुछ पल बाद सर्वेंट वापस आया। उसके हाथ में पानी का ग्लास था और उसने वो ग्लास यक्षित को दे दिया। यक्षित पानी का ग्लास लेकर अविरा के पास आया और आराम से उसके हाथ की कलाई को पकड़ अपने करीब खींच लिया। अविरा झटके से उसके सीने से आ लगी। उसने तुरंत सर उठा गहरी सांसें लेते हुए यक्षित को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। यक्षित ने अविरा की आंखों में देखकर कहा, पियो। अभी के लिए इतनी तोड़फोड़ काफी है, बाकी की कल कर लेना। बोलकर उसने पानी का ग्लास अविरा के होंठों से लगा दिया। अविरा ने गुस्से से ग्लास को घूरते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी। ये सुनकर यक्षित तुरंत बोला, लास्ट बार बोल रहा हूँ, चुपचाप पानी पियो वरना मैं तुम्हें सबके सामने किस कर दूंगा। ये सुनकर अविरा गुस्से से घुराते हुए बोली, अपनी धमकियां अपने पास रखो, मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है, मैं नहीं डरने वाली। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित ने पानी का ग्लास साइड में फेंका और एकदम से अविरा के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठियों में जकड़ उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। ग्लास टूटकर फर्श पर बिखर गया। वही सब हैरानी से कभी यक्षित और अविरा को देख रहे थे तो कभी एक दूसरे के चेहरे को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 39। अविरा का ओबरॉय मेंशन से जाना बटा आकांक्षा जी का रोना। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित ने पानी का ग्लास साइड में फेंका और एकदम से अविरा के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठियों में जकड़ उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। ग्लास टूटकर फर्श पर बिखर गया। वही सब हैरानी से कभी यक्षित और अविरा को देख रहे थे तो कभी एक दूसरे के चेहरे को। सब एकदम से हड़बड़ा गए और तुरंत अपनी नजरें अविरा और यक्षित से फेर ली। बेशर्म लड़का कहीं भी शुरू हो जाता है, ना ही बड़ों का लिहाज है और न ही थोड़ी बहुत शर्म है, राज जी ने झल्लाते हुए कहा। इधर यक्षित ने 1 मिनट अविरा को किस किया और फिर उसके होंठों को छोड़कर हल्का सा उससे दूर हो उसका चेहरा देखने लगा, जो गुस्से से अभी भी उसे ही घूर रही थी। तभी अविरा ने तिरछी नजरों से सबकी तरफ देखा। सब उनकी तरफ पीठ किए खड़े थे, जिसे देखकर उसे एम्बेरेसिंग फील होने लगा। उसने एकदम से यक्षित को खुद से दूर धक्का दिया और वहां से अपने रूम की तरफ जाते हुए बोली, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था यक्षित ओबेरॉय से शादी करना, बट कोई बात नहीं, मुझे अपनी गलती सुधारनी आती है। अब मैं इस घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती हूँ। बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी जो ओबरॉय फैमिली के हर एक मेंबर को अच्छे से सुनाई दे गई। यक्षित के अलावा बाकी सब हैरानी के साथ जाती हुई अविरा को देख रहे थे। अविरा गुस्से से अपने रूम में चली गई और अपना बैग निकालकर सारा सामान पैक करने लगी जो कल ही आया था। वो बैग में अपनी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड बाकी की जरूरी चीजें रख रही थी। इधर नीचे यक्षित चुपचाप अपने रूम के बंद दरवाजे को देख रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी और सर टेढ़ा कर पुलिस वालों की तरफ देखा और फिर एकदम से बोला, हु टोल्ड यू ऑल कम टू ओबेरॉय मेंशन। बोलते हुए वो इंस्पेक्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। यक्षित को अपने सामने देखकर इंस्पेक्टर के पसीने छूटने लगे थे। उसने अपने हाथ से अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ करते हुए कहा, सर हमें राज सर ने कॉल करके बुलाया था। उसने इतना ही कहा था तभी यक्षित ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखकर तेज आवाज में बोला, कोई भी ऐरा गेरा तुम्हें बोलेगा मेरे घर में आकर मेरी बीवी को अरेस्ट करने को और तुम मुंह उठाकर चले आओगे, क्या समझा क्या है तुमने यक्षित ओबेरॉय को? हु एम आई? ये बोलते हुए उसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई। राज जी हैरानी के साथ यक्षित को देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, ऐरा गेरा। कहते हुए उनकी नजरें यक्षित के चेहरे पर टिकी हुई थी। आकांक्षा जी चुपचाप एक साइड खड़ी सब कुछ देख रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। सुनीता जी ने गुस्से और नाराजगी से राज जी की तरफ देखा, जैसे आंखों से ही कह रही हो कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था पुलिस को मत बुलाइए, अब बुलाया है तो झेलिए भी। इधर इंस्पेक्टर सर से लेकर पांव तक पूरा कांप गया था।
वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन आवाज मुंह से निकल नहीं रही थी। यक्षित फिर से बोला, मैंने कुछ पूछा है, कौन हूं मैं? वो बोलकर उसने एकदम से इंस्पेक्टर का कॉलर छोड़ दिया। उसके छोड़ते हुए इंस्पेक्टर धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर जा गिरा। वही दोनों लेडी कांस्टेबल डरकर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गई। वो सर झुकाए सहमी हुई नजरों से इंस्पेक्टर को देख रही थी, जो अपनी कमर पर हाथ रखे दर्द में तड़प रहा था। यक्षित ने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजरें दरवाजे के पास पड़ी एक लोहे की राड पर पड़ी। उसने सीधे अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। यक्षित अपने हाथ में राड पकड़े हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखकर फिर से बोला, क्या हुआ, जुबान नहीं खुल रही है या फिर यक्षित ओबेरॉय को भूल गए हो? बोलकर उसने एकदम से राड को इंस्पेक्टर के पैरों पर दे मारी। अगले ही पल इंस्पेक्टर दर्द से चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर आकांक्षा जी ने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए और वो एकदम से चीख पड़ी। उनकी चीख सुनकर यक्षित ने सर घुमा एकदम से उनकी तरफ देखा और अगले ही पल उन्हें अपने सीने से लगाते हुए सॉफ्ट आवाज में बोला, एसएच जस्ट रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। बोलकर उसने सुनीता जी की तरफ देखा और फिर सर्द आवाज में बोला, दादी मॉम को लेकर उनके रूम में जाइए और तब तक दरवाजा नहीं खुलना चाहिए जब तक मैं नहीं बोल देता। सुनीता जी डरते हुए आकांक्षा जी के पास आई और फिर उनके कंधों पर हाथ रखकर धीरे से बोली, बहू तुम हमारे साथ चलो। ये सुनकर आकांक्षा जी ने यक्षित के सीने से अपना सर बाहर निकालकर उनकी तरफ देखा और फिर धीरे से अपना सरनामे हिला दिया। यक्षित तेज आवाज में बोला, मॉम चुपचाप रूम में जाइए, यहाँ जो चीजें होंगी वो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर आकांक्षा जी ने यक्षित की तरफ देखा और अपने कांपते होंठों से कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो इतनी डर चुकी थी कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकाल रही थी। अविरा, बहू प्लीज, उसे कही मत। आकांक्षा जी अटकते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन यक्षित को उनकी लिपसिंग अच्छे से समझ आ रही थी। उसने एक गहरी सांस भरी और राड को साइड में फेंककर आकांक्षा जी का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भरते हुए बोला, डोंट वरी मॉम, आपकी बहू कहीं नहीं जाएगी। बोलकर उसने सर टेढ़ा कर राज जी की तरफ देखा और फिर बेहद ही सर्द आवाज में बोला, मैं भी देखता हूँ साला किसके बाप में इतना दम है जो मेरी बीवी को मुझसे दूर कर सकता है। अगर मेरी वाइल्ड कैट मुझसे दूर हुई तो पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो रखी थी, जिन्हें देखकर राज जी अपनी जगह खड़े खड़े कांप गए। यक्षित ने सुनीता जी की तरफ देखकर कहा, दादी मॉम को लेकर जाइए। उसके इतना कहते ही सुनीता जी आकांक्षा जी को लेकर उनके कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद यक्षित अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए बोला, मम अभी भी जवाब नहीं दिया। कोई नहीं, अब दोगे? बोलते हुए उसने राड को वापस अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर इंस्पेक्टर डर में मारे रोने लगा। वो फर्श पर पीछे खिसकते हुए सहमी हुई नजरों से यक्षित को देखकर बोला, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के किंग हैं आप। ये सुनकर यक्षित के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें लगा था कि तुम इस किंग की क्वीन को अरेस्ट करके यहाँ से ले जाओगे? जिस पहचान को मेरी वाइल्ड कैट 8 सालों से छुपा रही है, उसे सबके सामने लाकर अपना प्रमोशन करवाओगे, राइट? बोलते हुए उसने एकदम से राड को उसके सर पर दे मारी। एक तेज चीख के साथ इंस्पेक्टर दर्द में छटपटाते हुए फर्श पर गिर गया। उसने अपने दोनों हाथ से सर पकड़ लिया। उसके सर से तेजी से खून बह रहा था। पूरे फर्श पर खून ही खून बिखर गया था। यहाँ तक कुछ खून के छींटे यक्षित के शर्ट पर भी लग गए थे। इधर ऊपर रूम में अविरा ने अपना बैग पैक किया और दरवाजे के पास आकर हैंडल को घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसे देखकर अविरा एक पल के लिए चौंक गई। इस बार उसने 2-3 बार हैंडल को घुमाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने साइड में लगे स्कैनर की तरफ देखा, जिसके नीचे पासवर्ड लगे हुए थे, लेकिन उसे पासवर्ड्स का नहीं पता था। यक्षित के रूम की हर चीज डिजिटल थी, जो उसके फोन से कनेक्ट थी। उसकी मर्जी के बिना कोई भी रूम में नहीं आ सकता था और नहीं बाहर जा सकता था, लेकिन इस बात का अविरा को नहीं पता था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लिसन रीडर्स, अगर आपको नोवेल पसंद नहीं आ रही है तो मैं इसे यही बंद कर देती हूँ।
इतने रीडर्स पढ़ते हैं फिर भी ना ही लाइक और नहीं कमेंट, इसका मतलब तो यही हुआ कि चैप्टर पसंद नहीं आ रहा है। अगर ऐसी बात तो मुझे इसे बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर 40 एंड 41। राज जी आंखों में आंसू बटा टूटता दिल। यक्षित के रूम की हर चीज डिजिटल थी जो उसके फोन से कनेक्ट थी। उसकी मर्जी के बिना कोई भी रूम में नहीं आ सकता था और नहीं बाहर जा सकता था, लेकिन इस बात का अविरा को नहीं पता था। अविरा ने गुस्से से अपने कदम पीछे लिए और एकदम से जोर की लात दरवाजे पर दे मारी, लेकिन अगले ही पल उसकी हल्की सी चीख निकल गई। दरवाजे को कुछ नहीं हुआ। अविरा ने तुरंत अपने पैर की तरफ देखा जिसके अंगूठे के नाखून के पास से खून निकल रहा था और वहां पर हल्की सी चोट लगी थी। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन अविरा को पहले से यहाँ चोट लगी थी और अभी दरवाजे पर पैर मारने से उसी चोट पर फिर से लग गई। अविरा ने बेग को वहीं छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए आकर बेड पर बैठ गई। वो चुपचाप अपने पैर को पकड़े चोट को घूर रही थी। इधर नीचे यक्षित चुपचाप इंस्पेक्टर डेड बॉडी को देख रहा था। इंस्पेक्टर मर चुका था। वही दोनों कांस्टेबल इंस्पेक्टर को मरा देखकर बुरी तरह डर चुकी थी। वो दोनों चुपचाप एक कोने में खड़ी इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को देख रही थी। तभी यक्षित ने रॉड को साइड में फेंकते हुए तेज आवाज में कहा, कैनियन, इस गंदगी को साफ करो। अगले 10 मिनट में मुझे ये पूरी जगह साफ सुथरी चाहिए। एंड यू बोथ वहां भूत बनी क्यों खड़ी हो? अगर मरकर भूत नहीं बनना चाहती हो तो निकलो यहाँ से। एंड जहाँ जो कुछ भी हुआ वो बाहर गया तो तुम दोनों की क्या हालत होगी इसके बारे में सोच लेना। अब निकलो यहाँ से। लास्ट लाइन बोलते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी, जिसे सुनकर दोनों कांस्टेबल एकदम से रोने लगी और फिर रोते हुए तुरंत बाहर भाग गई। उनके जाने के बाद कैनियन और कुछ गार्ड्स अंदर आए। 3 गार्ड्स इंस्पेक्टर की डेड बॉडी को उठाकर बाहर ले जाने लगे एंड कुछ उस जगह को क्लीन करने में लग गए। यक्षित कैनियन की तरफ देखकर बोला, उन दोनों लेडी कांस्टेबल पर ध्यान रखना। जहां भी उनकी जुबान फिसले वही उन्हें मार देना। कैनियन ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए धीमी सी आवाज में कहा, ओके सर। मैंने उनके पीछे अपने 2 गार्ड्स लगा दिए हैं। ये सुनकर यक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलटकर अपने रूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी राज जी ने उसकी कलाई पकड़ ली। यक्षित के चलते कदम रुक गए। उसकी नजरें सामने देख रही थी और उसने कस के अपने दूसरे हाथ की मुठियां बंद कर ली। उसके हाथ और माथे की नसें एक बार फिर से उभर आई थी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और अजीब तरह से अपने हाथ को फेरते हुए हल्का सा सर टेढ़ा कर राज जी के चेहरे की तरफ देखकर कोल्ड टोन में बोला, हाथ छोड़िए मेरा। राज जी यक्षित की आंखों में देखते हुए बोले, नहीं छोड़ूंगा। बस यही जवाब सुनना था कि यक्षित का बचा कूचा गुस्सा भी फूट पड़ा। उसने एकदम से राज जी का कॉलर पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला, हु आर यू, जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं? क्या लगते हैं आप मेरे? रिश्ता क्या है आपका मेरे साथ? बोलते हुए उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो रखी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे अभी खून निकल आएगा। राज जी चुपचाप यक्षित की आंखों में देख रहे थे। उन्होंने नजरें झुका अपने कॉलर को तरफ देखा जिसे यक्षित ने मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। यक्षित का हाथ अपने कॉलर पर देखकर राज जी की आंखों के सामने वो सब पल घूमने लगे जब उसी हाथ को उन्होंने पहली बार अपने हाथ में लिया था। उस 3 साल के बच्चे की उंगली को पकड़ अपने साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलना सिखाया था। उस 6 साल के बच्चे को साइकिल का स्टीयरिंग कैसे संभालते हैं ये बताया था। उस 15 साल के बच्चे को पहली बार अपनी हार से सामना करना सिखाया था। उस 25 साल के लड़के को बिजनेस का वो एक्सपीरियंस दिया था जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम कमाया था, और आज वही लड़का उनसे पूछ रहा था कि कौन है वो, रिश्ता क्या है उनके साथ। अचानक ही राज जी की पकड़ यक्षित की कलाई पर ढीली पड़ गई और उनकी आंखों में पानी का समुद्र उमड़ आया। पलकें आंसुओं से भीग गई और सब कुछ धुंधला नजर आने लगा।
उन्होंने एकदम से यक्षित का हाथ छोड़ दिया और अपना सर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। यक्षित अभी भी गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेते हुए राज जी के चेहरे को देख रहा था। राज जी ने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था, जिस वजह से उनकी आंखों की नमी यक्षित को नहीं दिख रही थी। अगले ही पल यक्षित ने राज जी का कॉलर छोड़ दिया और उनसे 2 कदम दूर होते हुए बोला, अगली बार मुझसे या मुझसे जुड़ी किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे आप, वरना मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनते ही राज जी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और पलकों के बंद होते ही आंखों में रुके आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।